नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है, जहां पर ईडी ने संजय सिंह को चिट्ठी लिखी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को चिट्ठी लिखी गई है। ईडी ने संजय सिंह को पत्र लिखकर खेद जताया है। चार्जशीट में नाम गलती से जोड़ा, ये बात कही गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईडी ने संजय सिंह को चिट्ठी लिखी है और पत्र लिखकर ईडी ने संजय सिंह को पत्र लिखकर खेद जताया है। और इसके साथ साथ कहा है कि चार्जशीट में नाम गलती से जुड़ा था, ये ईडी ने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ईडी ने आगे कहा, चार्जशीट में नाम गलती से जुड़ा था, ये बात ईडी ने कही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ईडी ने चिट्ठी लिखी है राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और ईडी ने खेद जताया पत्र लिखकर कि उनका नाम गलती से जोड़ दिया गया। कानूनी नोटिस से लेकर वित्त सचिव से शिकायत की थी संजय सिंह ने। संसद की विशेषाधिकार समिति में भी भेजा गया था पत्र को। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खेद जताया है ईडी ने और कहा है कि गलती से चार्जशीट में नाम जोड़ा गया। संजय सिंह को चिट्ठी लिखी है ईडी ने और खेद जताया है। नितिन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नितिन, ईडी की चिट्ठी आती है संजय सिंह के पास और खेद जताया जाता है कि उनका नाम गलती से शामिल हो गया, क्या जानकारी फिलहाल? देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लगातार जो है आरोप पे आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया था शराब नीति घोटाले मामले में। तो अब संजय सिंह को जो है खेद जताते हुए नजर आए हैं। कहा जा रहा है कि संजय सिंह का नाम जो है ईडी ने गलती से लिख दिया गया था, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह ने इस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों को बताया था और मीडिया के सामने अपनी बातें रखी थी। कहा कि ईडी अब जो है मेरे को फंसाने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि जिस तरीके से ईडी को आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया तो अरविंद केजरीवाल के बाद अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम उसमें जोड़ दिया था। लेकिन आज फिर दोबारा से ईडी ने उसको जो अपना खेद जताते हुए कहा कि संजय सिंह की जो लेटर था कि ईडी जो बुला रही थी उनको पूछताछ के लिए, लेकिन वो गलती से संजय सिंह का नाम उठ गया था। उससे पहले उन्होंने एक अपने संसद के अंदर जो है यही बयान दिया था। कहा था कि ईडी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों पर पूरी तरीके से लगा रही है, अत्याचार कर रही है, तो उसको देखते जो है आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है तो उसके लिए जो है ईडी जो है तुरंत उनके घर पे भेज दी जाती है और उनसे जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। और कहा जा रहा है कि इससे पहले भी जो है संजय सिंह का जब नाम सामने आया था तो संजय सिंह को ईडी दफ्तर बुलाने का प्रयास किया गया था और उन्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन आज जब लेटर भेजा गया और लेटर में साफ तौर पर यही कहा गया है कि संजय सिंह का जो है खेद जताया और उसमें जो है कहा कि गलती से ईडी में इनका नाम दे दिया गया था। जब संजय सिंह ने खुद इस बात के जिक्र किया था, उससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहे थे, संजय सिंह मीडिया के सामने अपनी बातें रख रहे थे कि अगला नंबर जो है संजय सिंह का हो सकता है, क्योंकि संजय सिंह ने साफ तौर पर पहले ही ये बातें रख दी थी अपनी कि मेरे को भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन संजय सिंह के साथ ईडी का जो समन था, चार्जशीट में जो नाम दाखिल किया गया था, समन नहीं, जो ईडी ने अपनी नई चार्जशीट में नाम दाखिल किया था उसमें राघव चड्ढा का नाम शामिल था। नितिन, तो राघव चड्ढा को लेकर भी खेद जताया गया, इस तरह का कोई अपडेट है क्या, या सिर्फ संजय सिंह को लेकर ही चिट्ठी आई है? देखिए बिल्कुल, उसमें जो नई चार्जशीट दाखिल की थी ईडी ने तो तौर पर पहले संजय सिंह का नाम और राघव चड्ढा का नाम भी आ रहा था, लेकिन राघव चड्ढा के नाम पे अभी ऐसा कोई खेद नहीं जताया, क्योंकि ईडी ने जो खेद जताया वो संजय सिंह के नाम पे खेद जताया और कहा है कि गलती से नाम जो है संजय सिंह का इसमें जोड़ दिया गया था। ईडी ने शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इससे पहले ही जेल में बंद है वो शराब नीति घोटाले मामले में। लेकिन उसके बाद जब संजय सिंह का नाम सामने आया तो उसके बाद में उनका यही कहना था कि आखिरकार अब आम आदमी पार्टी को फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जब तक जिस तरीके से संसद में उन्होंने अपना बयान दिया, तो बयान देने के बाद ही तुरंत ईडी ने आज जब उसको संबंध लेटर भेजा तो लेटर में उन्होंने खेद जताया और राघव चड्ढा की जब बात की कि राघव चड्ढा का उस ईडी में शराब नीति घोटाले मामले में नाम तो आ रहा था, लेकिन इसके तरीके से जो देखा जाए तो राघव चड्ढा का नाम अभी फिलहाल के लिए ईडी जो पूरी तरीके से क्लोज कर रहा था, उनसे बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। लेकिन उसको ऐसे ही है कि आखिरकार इसमें संजय सिंह का नाम सबसे पहले सामने आ रहा था। संजय सिंह लगातार ये बयानबाजी देते हुए आ रहे थे कि कहा कि भारतीय जनता पार्टी का फंसाने का काम है और केंद्र सरकार जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को जो है करने का कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने आरोप लगाए थे कि यदि कोई केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके घर में ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है। इससे तो अच्छा यही है कि आखिरकार देखा जाए कि जिससे जब संसद के अंदर संजय सिंह ने बयान दिया तो बयान में जो है साफ तौर में ईडी ने उनके घर पर जो है नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद तुरंत आज जब दोबारा लेटर भेजा गया तो उसमें जो है ईडी ने खेद जताया। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ नितिन, इस तरह की घटनाक्रम के बाद देश भर में विपक्ष पहले से आक्रामक था।
केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, इस घटनाक्रम के बाद और ज्यादा बल मिलेगा विपक्ष के विरोध को, ये मानते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष पहले से हमलावर हो रहा था केंद्र सरकार के खिलाफ, पहले से इसमें चल रहा था कि क्या विपक्ष के लोग जो है एकजुट होकर इकट्ठा हो रहे थे। उससे पहले संसद के अंदर, संसद में जब हंगामा देखने को मिलता था तो उसमें साफ तौर पर यही कहा जाता था कि आखिरकार जो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके घर में ईडी और सीबीआई भेजी जाती। लेकिन अब इसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि अब विपक्ष और भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनकी जब क्या बताया गया कि आखिरकार इस तरीके का खेद जताया और ईडी ने माफी मांगी है, उसमें कहा है कि इस तरीके की गलती है, उसमें जो है इसको गलती से नाम जो ईडी ने जोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ जो है मानहानि का केस किया जाएगा, उन पर मानहानि का केस करने के लिए तो संजय सिंह कह रहे हैं कि उन दोनों पार्टियों के ऊपर जो है मानहानि का केस लगाया जाएगा। मेरा नाम जो झूठे आरोपों में फंसाने का मुझे प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सच्ची तरीके से अपनी राजनीति करे, सच्चे लोगों को जोड़ा जा रहा है। जो इसमें बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए नितिन, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कर्नाटक चुनाव के लिए मंगलवार को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर कहा था कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो वो विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल को बैन कर देंगे। कांग्रेस की इस घोषणा से राज्य में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया है। वहीं इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन करने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम यहां बजरंगियों ने जो गड़बड़ किया तो उसको हम लोग ठीक कर दिए हैं, जरूरत पड़ेगी तो छत्तीसगढ़ में भी बैन करने का सोचेंगे। अभी कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहां बैन करने की बात कही गई है। वहीं इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। अलग अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या? वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस। तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि अगर सरकार बनती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो उसको लेकर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने बजरंगियों को ठीक किया है और जरूरत पड़ी तो बैन भी कर देंगे। तो शिवराज सिंह चौहान का भी रिएक्शन बाइट आया है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है। तो बजरंग दल पर सियासी दंगल, लेकिन सवाल यह है क्या किसका होगा मंगल? बजरंग दल पर सियासत करने से क्या वोट मिल जाएंगे नेताओं को? क्योंकि बजरंग दल पर अब सियासी घमासान देश में शुरू हो गया है। ऐलान किया गया कर्नाटक में और चिंगारियां निकली छत्तीसगढ़ में, तो फिर प्रतिक्रिया आती है मध्य प्रदेश से। तो कर्नाटक तो मध्य प्रदेश वाया छत्तीसगढ़, यह सियासत चल रही है बजरंग दल को लेकर। और बजरंग दल पर बैन किए जाने की मांग कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बजरंग दल को बैन करेंगे उनकी सरकार बनी तो। मनोज शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के क्या मायने, क्या ये माना जाए इस बयान के बाद कि आने वाले समय में जब मैनिफेस्टो अपना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जारी करेगी तो इस वादे को भी छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, जिस तरह से भूपेश बघेल ने कहा कि हमने बजरंगियों को ठीक कर दिया है?
जी, दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो है बजरंग दल के लोगों ने एक मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी किया था, जिसे हाँ। लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्काल एक्शन लिए थे। उसी बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रिपीट किया है कि अगर बजरंगियों में कुछ उत्पादपाती लोग भी हैं जो ठीक है, गुंडागर्दी करते हैं। मनोज आपके पास आऊंगा। अमित श्रीवास्तव साहब है हमारे साथ, नेता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी, भूपेश बघेल का ये जो बयान आया है उसे कैसे देखते हैं? क्या इतने बड़े नेता को, प्रदेश के मुखिया को मीडिया के सामने आके पब्लिक डोमेन में इस तरह का बयान देना चाहिए, हमने बजरंगियों को ठीक कर दिया है? मतलब क्या है, कहना क्या चाहते थे भूपेश बघेल? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक हिंदू सनातन धर्म को मानने वाला कट्टर हिंदू हूँ और मेरे आराध्य नाम के परम भक्त हनुमान जी का आज अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी का जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने उसकी तुलना बजरंग दल से की है, मैं मानता हूं कि हजारों करोड़ों हनुमान भक्तों से उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए। ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल के बयान के मायने क्या है, बताइए आप। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आज हमने कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो यहाँ पर अभी बैन नहीं किया गया है, लेकिन सोचा जाएगा। लेकिन शिवम जी, क्या ये उचित है कि आप अपने राजनीतिक पूर्ति के लिए हमारे आराध्य हनुमान जी की तुलना एक दल से करें? और हमारे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, क्या ये उचित है कि अपने राजनीतिक वोट बैंक के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पब्लिक डोमेन में आके कहें कि हमने बजरंगियों को ठीक कर दिया है, हम बजरंगियों को बैन कर देंगे जरूरत पड़ेगी तो? ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ भी, वो आप जो बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है। अमित चिमनानी साहब हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट हैं, मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से। अमित चिमनानी जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान को? और अमित श्रीवास्तव को भी आपने सुना। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति रहती है उसी श्रृंखला में ये एक बयान और है। हमेशा सनातन धर्म का, संत समाज का, सनातन समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं उनका अपमान करने का कांग्रेस का चरित्र रहा है। आज भी इन्होंने ऐसा, मतलब मैं क्या कहूं, मैं अगर कुछ कहूंगा तो मुझे खुद को एक असहजता महसूस हो रही कि मैं एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग कैसे करूं, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो वो खुद चिंतन करें, सरकार खुद चिंतन करे कि क्या भाषा ऐसी होनी चाहिए क्या कि हमने ठीक कर दिया। देखिए, बजरंग दल का जो काम है हर व्यक्ति जानता है। धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते हैं। अगर कोई नहीं पहुंचता, लड़ने की जब बात आती है हिंदू धर्म के लिए, तो वो अपनी जान को दांव पर लगाकर धर्म की रक्षा भी करते हैं। कांग्रेस कहती है गौ सेवा भी करते हैं। चिमनानी साहब, कांग्रेस कहती है कि बजरंग दल में कुछ दंगाई भी है, दंगा करते थे बजरंग दल वाले। देखिए, अब ऐसा तो मारधाड़ पे तो आते हैं। देखिए, ऐसा तो कहीं पर सुनाई नहीं दिया और ना दिखाई दिया, लेकिन कुछ और लोग हैं जिन्होंने दंगे भी किए। और एक इबादत के स्थल पर एक हिंदू हमारे साथी भुवनेश्वर साहू का कत्ल जरूर किया। लेकिन आज भी उसके जो नामजद 40 अपराधी हैं उनमें से 11 ही गिरफ्तार हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर इतना फोकस करती है, तो जिस हिंदू की हत्या हुई, 40 लोगों ने मिलकर जिसको मारा, जिसका नाम पुलिस ने लिख करके रखा है, उसको पकड़े। जो गौ सेवक हैं, जो गौ की तस्करी रोकते हैं, जो हनुमान चालीसा का जगह जगह पाठ करते हैं, ऐसे लोगों को आप कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे या ठीक कर दिए, तो उन्हें आत्मचिंतन की जरूरत है। मैं कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करके उस पद की गरिमा को मैं नहीं गिराऊंगा। ठीक है। अमित श्रीवास्तव, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ती है कि कांग्रेस में मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, भूपेश बघेल खुद आ जाते हैं पब्लिक डोमेन में, कहते हैं बजरंग दल को बैन कर देंगे जरूरत पड़ी तो। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी जो कांग्रेस पार्टी बजरंग दल के खिलाफ आ रही है? देखिए, लगातार ऐसी कुछ घटनाएं कर्नाटक में आ रही थी, उसके कारण और भी संगठनों के साथ उसमें कहा गया है कि बैन किया जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि कोई भी दल को हमारे आराध्य प्रभु श्री हनुमान जी से जोड़ना, मुझे लगता है करोड़ों भक्तों का अपमान है और बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। अगर हनुमान जी से नाम जोड़ दिया तो बजरंग दल को बैन कर देंगे? नहीं, तो आप कई सारे घटनाएं जैसे वहां पर आई है, मैंने कहा ना, बैन करने के, अब यहाँ तो विषय अभी है ही नहीं कि बैन कर देंगे। प्रधान मुख्यमंत्री जी ने कहा ही नहीं है कि बैन कर देंगे करके, नहीं कहा है ना, जरूरत पड़ी तो बैन कर देंगे। जरूरत पड़ी तो बैन कर देंगे ना, दोनों में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ। कर्नाटक में ऐसा क्या हुआ कि बैन करना पड़ रहा है सरकार बनने के बाद? लगातार अगर वहां पर मैनिफेस्टो में रखा गया है तो ऐसी घटनाएं जरूर होंगी।
और तभी उसको उस नाम को रखा गया है। लेकिन मैं फिर शिवम जी, दुख का विषय ये है कि लगातार जिस मुद्दों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर एक दल के साथ हमारे राज्य को जोड़ रहे हैं तो तत्काल, क्योंकि मैं मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हम सब उनका बहुत तो बजरंग दल को बैन कर देंगे तो फिर कौन सा दल लाएंगे अमित जी, जरा बता दीजिए। देखिए, दल तो आते जाते रहते हैं साहब, लेकिन हमारे करोड़ों हिंदू भाई बहनों के आस्था का विषय है हनुमान जी। उनको जिस प्रकार से जोड़ना और इतना झूठ कहना कि पहले उन्होंने राम भगवान को बंद किया था, तो मैं बता दूं अपने ज्ञान को दुष्ट कर ले देश के भाजपा के नेता कि ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था अयोध्या में श्री राम भगवान के मंदिर का। तो लगातार झूठ बोलना और आधी बात को छुपाना और आधी बात झूठ फैलाना, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है जो जनता के समक्ष अब आ गया है। अमित शिवनानी जी कह रहे हैं कि हनुमान जी के नाम पर किसी दल का नाम रखना ये कहां तक न्यायोचित है? हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी का जो ऑरा है, नहीं शिवम जी, एक दल में समेट देना। शिवम जी मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों आस्था, हमारे हिंदू आस्था भाई बहनों के साथ एक दल को जो है। अमित जी का प्रश्न मैं समझ गया हूँ। हाँ जी, एक बात बताइए। हाँ। जो दल हनुमान जी का नाम जपवाता है, जगह जगह पर हनुमान चालीसा के पाठ करवाता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करवाना गुनाह है क्या हिंदुस्तान में? आप क्या बैन करेंगे हनुमान चालीसा जो दल पढ़वाएगा उसको? बजरंग दल का काम क्या है आप वो देखिए ना। आप बजरंग दल को जब बैन करने की बात कर रहे हैं तो तथ्य होने चाहिए। एक भी तो तथ्य न कर्नाटक में कांग्रेस ने दिया, ना आप दे रहे हैं। और हम दुनिया देखती है कि वो जगह जगह पे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, धर्म की रक्षा, सनातन संस्कृति को बढ़ाने के काम करते हैं। तो क्या है ना, सनातन संस्कृति से ही इनको नफरत है। कर्नाटक के ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था कि हिंदू शब्द गाली है। उसको अभी तक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने उस बयान से किनारा नहीं किया। उनको लिखना चाहिए था। ये अभी हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका अमित शिवनानी जी और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया वॉइस पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो लेकिन कर्नाटक की जो सियासी लड़ाई है वो अब बजरंग दल पर आ गई और इस लड़ाई की आंच छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अब देखी जा रही है। यहां से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत की संभावना को देखते हुए बड़ी संख्या में बुधवार को सपा और कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होना जारी है। बुधवार को सपा के पूर्व विधायक हेमराज वर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं पूर्व सपा विधायक के साथ ही उन्नाव के गंज मुरादाबाद की ब्लॉक प्रमुख संध्या पटेल और राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य शीला सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी में आज ज्वाइन करने वाले सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। इधर सरकार की वादा खिलाफी से नाराज मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के 15,000 से ज्यादा डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन्होंने इमरजेंसी सेवा पोस्टमार्टम भी नहीं करने की चेतावनी दी है। इसमें अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि प्रशासन मरीजों की सहूलियत के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने में जुटा है। बता दें कि इससे 2 दिन पहले यानी कि 1 मई को भी वहां पर काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने विरोध जाहिर किया था। इसके बाद 2 मई को डॉक्टरों ने सुबह 11 से 1 बजे तक कोई काम नहीं किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बंगले का घेराव किया, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आज से सभी डॉक्टर डीएसएपी नीति लागू करने, प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी समेत कई मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये डॉक्टर्स का जत्था हड़ताल पर जा चुका है। शैलेंद्र पाराशर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड भोपाल से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है विरोध प्रदर्शन लगातार उठ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हों। इससे पहले भी अपनी तमाम मांगों को लेकर डॉक्टर्स हो चाहे फिर चिकित्सा का अन्य स्टाफ हो, वो हड़ताल पर जाता रहा है और एक बार फिर से हड़ताल का रुख किया गया। शैलेंद्र, सबसे बड़ी चीज देखने में आता है कि चुनाव के आने के पहले हड़तालें जारी हो जाती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो हड़ताल है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आने वाले संविदा कर्मचारियों की हड़ताल है और पूर्व में भी ऐसी हड़ताल हो चुकी है। कई बार
सरकार ने इनको आश्वासन भी दिया है कि इनकी मांगे पूरी करेंगे। नियमितीकरण के लिए 90% की नीति भी जारी की थी, बावजूद इसके उस पर अमल नहीं किया गया। क्योंकि इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये होता है तो कि दूसरे पड़ोसी स्टेटों की बात करें, जैसे यहाँ बाजू के या राजस्थान में भी यहाँ पर संविदा जो कर्मचारी थे उनको नियमित किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारी को केवल इसलिए नियमितीकरण नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पूरा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से 40% का यहाँ वेतन आता है, तो 60% यहाँ पर राज्य सरकार वेतन देती है। और बड़ा सवाल ये होता है कि लंबे समय से हड़ताल कहीं ना कहीं यहाँ मरीजों के लिए भी प्रभावित करने वाली है। तो ठीक है, आपके पास शायद कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो हड़ताल पर हैं। एक बार अगर कोशिश हो तो शैलेंद्र उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी मांगे क्या हैं, क्या पूरा रोड मैप उन्होंने बनाया सरकार को घेरने का, किस तरह से सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, मैं पूरी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में तमाम चीज ये हड़ताल हो रही है, 16वां दिन है, किस तरीके से आप देख रहे हो, क्या कुछ आप सरकार से अपनी डिमांड कर पाएंगे? देखिए, सरकार से हमारी 3 प्रमुख मांगे है। जो है हड़ताल 18 अप्रैल से जारी है, आज 16वां दिन से चली जो हड़ताल है। पूरे देश के जितने भी जिले हैं वहाँ पे पांडाल लग चुके हैं और हड़ताल इससे 3 महीने पहले भी हुई थी। एक 20 रोज की हड़ताल की गई थी जिसमें हमें आश्वासन दिया गया था माननीय स्वास्थ्य मिनिस्टर के द्वारा कि 1 महीने के अंदर हम आपकी पूरी मांगे मान लें, लेकिन वो आश्वासन के बाद भी कोई भी आदेश 3 महीने तक जारी नहीं हुआ। ये हमारी मजबूरी है कि हम लोगों को वापस से मैदानों में, रोडों में उतरना पड़ा और भूख कर्मचारी है और सरकार ने आपको आश्वासन दिया, लॉलीपॉप भी देते रहे, तो इस तरीके आप किस तरीके से अपनी मांगे सरकार से मनवाएंगे? चुनाव नजदीक भी देखिए, स्पष्ट है कि हम जो है वो संवेदनशील विभाग है। हम भी जानते हैं कोरोना जैसे काल में हमारे साथियों ने, कई साथी हमारे जाने गई हमारे साथियों की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको सोचना पड़ेगा, इन मांगों को देखना पड़ेगा। कई रिक्त पद पड़े हैं शासकीय जो गवर्नमेंट की देखी जाए जनसंपर्क विभाग में, लेकिन जो है उसको आज तक रिक्त पदों पे वो भर्ती नहीं है, संविदा के पदों पे उसको भरना चाहिए। 5 जून 2018 की नीति जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 5 साल पहले हमारी हड़ताल पे दी थी, उस नीति का लाभ आज तक प्राप्त नहीं हुआ। तो हमारा स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उस नीति को लागू किया जाए हमारे ऊपर। दूसरी मांगे की उन्होंने आउटसोर्स नहीं मांगे के क्या करेंगे? जो है अभी 3 दिन पहले 1 तारीख NHM ऑफिस जो हमारा है उसमें घेराव किया था 5000 कर्मचारियों के साथ में। कल भी हम गए थे स्वास्थ्य मिनिस्टर के पास, ज्ञापन देने उन्हें याद दिलाने के लिए कि आप ही के आश्वासन से जो हड़ताल थी। आज भी हम मिनिस्टर के पास गए थे और 8 तारीख को आने वाले पूरा 32,000 कर्मचारी जो है स्कीम हाउस का घेराव करेगा, निवेदन करेगा वहाँ जाकर। तो पूरा 32,000 कर्मचारी भोपाल आ रहा है अपने गाँव से निकलकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास से निवेदन करेगा। और तो हम साफ है कि लगातार घेराव और प्रदर्शन की जिस तरह से सामने बात आ रही है और स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह ठप है उसको भी देखते हुए कोशिश ये की जा रही है कि निवेदन करके सरकार से अपनी मांगे मनवाई जाए। तो तमाम मुद्दों पे अगर देखा जाए, लेकिन ये क्रमिक हड़ताल आज 16वां दिन है और लगातार इन लोगों की जारी है और पूरे मध्य प्रदेश में यह हड़ताल जारी है। तो ठीक है, तो ये हड़ताल को क्या मतलब भोपाल के डॉक्टर्स हैं तमाम, या फिर अलग अलग जिलों से डॉक्टर्स का आके इनको समर्थन मिला है? और क्या इस हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का, शैलेंद्र, क्या इन हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का काम भी प्रभावित हो रहा है क्या इस तरह की स्ट्राइक से? देखिए तो ये वह कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले लोग हैं और ये NHM के तहत जो कर्मचारी हैं वह ये लोग हैं और इनके तहत सबसे बड़ी चीज एक जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी, ये ग्रामीण अंचल के सबसे प्रभावशाली क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं और अगर इनकी मांगे नहीं मानेंगे तो वाकई जो एक दर्दनाक स्थिति प्रदेश की आई, क्योंकि सामने भी आ रहा है कोरोना की स्थिति पुनः जागृत होती नजर आ रही है, तो साफ है कि कर्मचारियों की मांग इतने लंबे, आज 16वां दिन है, हड़ताल जारी है और अगर इनकी हड़ताल पर सरकार ने तत्काल एक्शन नहीं लिया तो बहुत बुरा एक बहुत बड़ा माहौल भी देखने में आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है और आज हड़ताल का 9वां दिन है। तमाम जिलों से डॉक्टर्स का समर्थन इनको मिल रहा है। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।